उत्तराखंड के भूगोल में आगे बढ़ते हुए आज हम राज्य के प्रमुख नदी तंत्र देखेंगे। वैसे जो राज्य के नदी तंत्र हैं इनको एक साथ केवल तब देखना चाहिए जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो। जब आपका एग्ज़ाम को थोड़ा टाइम हो तो आपको ये नदी एक दिन में 2 नदी तंत्र से ज़्यादा नहीं देखने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारी सहायक नदियाँ, गाडें ये एक साथ जब माइंड में आती है तो फिर वो याद करना मुश्किल होता है। तो इसको मतलब थोड़ा अलग अलग दिन में देखें, ये सब के सब एक साथ ना देखें। ये वीडियो में भी अगर मैंने ये चारों नदियाँ या तीनों नदियाँ साथ पढ़ाई है तो आप इसे वीडियो को 2 अलग अलग दिन देख सकते हैं। छोटा छोटा पार्ट इसका अलग अलग देख सकते हैं। तो नदियों के क्रम में इसी में आगे बढ़ते हुए हम अब सबसे पहले भागीरथी नदी से शुरुआत करेंगे। तो भागीरथी नदी को पहले हम मैप से देखेंगे और फिर हम इसको फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। देखो ये मैप है भागीरथी नदी का, शायद ये दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट। तो भागीरथी नदी का जो उद्गम है वो आपका गौमुख से होता है, और भागीरथी नदी के किनारे जो मुख्य स्थल हैं उसमें गंगोत्री, लंका, मुखवा, हरसिल, झाला, गंगोरी ये स्थल आपके उत्तरकाशी, ये सब स्थल इसमें मुख्य भागीरथी नदी के किनारे स्थल हैं। लेकिन नदियों का जो प्रश्न है वो हमेशा स्थलों को लेकर नहीं आता है। स्थलों के अलावा सहायक नदियों से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं, और सहायक नदियों का उद्गम कहाँ से, वहाँ से भी लेकर प्रश्न आते हैं। तो ये कुछ फैक्ट हम यहाँ पर मौखिक समझेंगे, कुछ हम लिखे हुए फैक्टों को पढ़ेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो भागीरथी नदी है उसका उद्गम गंगोत्री है या गौमुख है। देखो उद्गम हमेशा गौमुख है, ठीक है, गौमुख के पास है, उद्गम गौमुख के पास है। गंगोत्री एक धाम है जो प्रसिद्ध है भागीरथी नदी के किनारे, और इन दोनों का नाम गा से ही आ रहा है, गंगोत्री गौमुख। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन गौमुख तुम इसको, गाय के मुख से निकलती है भागीरथी नदी, वहाँ पे गाय के मुख जैसा ग्लेशियर की आकृति बनी हुई है, तो इसलिए इसे गौमुख कहा गया है, ठीक है। तो पहला आपका ये क्लियर होना चाहिए कि जो भागीरथी नदी है वो आपका गौमुख के पास से निकलती है, ठीक है। इसके बाद आगे इसमें जो इसकी सहायक नदी है वो पहली सहायक नदी आकाशगंगा है। तो यह आकाशगंगा नदी जो भागीरथ नदी में मिलती है, जो इसकी सहायक नदी है, पहली सहायक नदी है, तो कई किताबों में से गौमुख में बताया गया है, मिला हुआ कई किताबों में कहा गया है कि आकाशगंगा गौमुख और गंगोत्री के बीच मिलती है। तो आप इसे बस इतना ध्यान रखना कि आकाशगंगा कहीं गौमुख के पास या गौमुख के पास या गौमुख में ही मिलती है। अगर प्रश्न ये आ गया कि गौमुख में भागीरथी कौन सी सहायक नदी मिलती है तो आकाशगंगा होगा, या ऐसा आ गया कि गौमुख और गंगोत्री के बीच कौन सी नदी मुख्यतः मिलती है तो आकाशगंगा। इसके अलावा दूसरी जो घाट या नदी है वो है भोज घाट। ये ऐसी माइंड में रख लेना है कि भोज घाट भागीरथी की सहायक नदी है। इसके अलावा रुद्रकेला ग्लेशियर से निकलती है रुद्रगंगा, तो रुद्रगंगा भी सहायक नदी है भागीरथी की। इसके अलावा केदार ताल है यहाँ पर, ठीक है, केदार ताल से निकलती है केदार गंगा, जो कि गंगोत्री के पास में भागीरथी से मिलती है। गंगोत्री में स्पष्टता कोई नदी नहीं मिलती है, लेकिन गंगोत्री से कुछ दूरी पर केदार गंगा जरूर भागीरथी में मिलती है। तो ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि गंगोत्री के पास कोई नदी आके नहीं मिलती है सहायक नदी। गंगोत्री से कुछ दूरी पर रुद्रगंगा तथा कुछ दूरी पर केदार गंगा भागीरथी नदी से मिलती है। तो अभी तक आप देखो, आकाशगंगा पहली है, फिर भोज घाट है, फिर रुद्रगंगा और केदार गंगा है। इन दोनों के उद्गम भी पता होना चाहिए। रुद्रगंगा का रुद्रगिरा ग्लेशियर है, केदार गंगा का केदार ताल है, तो इनके उद्गम भी पता होना चाहिए। साथ में इसके आगे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो भैरव घाटी एक स्थल है। भैरव घाटी में भैरव घाटी में जाड़ गंगा भागीरथी नदी से मिलती है, जो कि थांगला दर्रे के पास से निकलती है। तो इसका उद्गम भी महत्वपूर्ण है। थांगला दर्रा उत्तरकाशी में, दर्रे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। तो थांगले दर्रे के पास से निकलती हुई जाड़ गंगा भैरव घाटी में मिलती है। इसके बाद लंका नामक स्थल, एक बार परीक्षा में आया हुआ है कि लंका नामक प्रसिद्ध स्थल किस नदी के किनारे, तो ये भी भागीरथी नदी के किनारे एक स्थल है। इसमें आगे बढ़ते हुए गंगोत्री के शीतकालीन प्रवेश मुखवा, जहाँ पे गंगोत्री का शीतकालीन प्रवास मुखवा में है, तो यहाँ पर हरी गंगा मिलती है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है
इसके अलावा एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हर्सिल। हर्सिल में कौन सी नदी मिलती है, इसका भी ज्ञान भी आवश्यक होना चाहिए। हर्सिल में जालंधरी नदी मिलती है, तो ये भी आपको महत्वपूर्ण पता होना चाहिए। इसके आगे आते हुए इसमें झाला नामक स्थान पर सिया गंगा इसमें मिल जाती है, भागीरथी नदी में मिल जाती है, तो यह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद उत्तरकाशी से कुछ पहले गंगोरी नामक स्थान पर अस्सी गंगा मिलती है, जिसका कि उद्गम डोडीताल है। इसका उद्गम स्थल डोडीताल है। केदार गंगा का केदार ताल है। रुद्र गंगा का रुद्रगेरा ग्लेशियर है। जाड़ गंगा का थांगला दर्रा है, थांगला दर्रे के पास है। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, महत्वपूर्ण उद्गम स्थल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके आगे चलते हुए अगर हम इसे देखेंगे तो भागीरथी नदी गंगोरी में अस्सी गंगा जो कि डोडीताल से निकलती है, बड़ी प्रसिद्ध महत्वपूर्ण नदी है। कहा जाता है कि ये गंगा का, इस नदी में पहले के समय में गंगा का आधा जल इस घाट के द्वारा गंगा में लाया जाता था, इसलिए इसे अस्सी गंगा या आधा गंगा कहा जाता है। इसके बाद भागीरथी नदी आगे होते हुए यहाँ पर प्रसिद्ध स्थल धरासू बैंड भी है, जहाँ से कि यमुनोत्री का अलग राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है। और धरासू बैंड के बाद आगे होते हुए या जब टिहरी में, यह टिहरी जिले की सीमा लग गई है। टिहरी जिले में यह टिहरी जिले की सीमा है। टिहरी जिले में सबसे पहले प्रतापनगर के पास से होते हुए जलकुर नदी प्रतापनगर के पास भागीरथी नदी में मिलती है। इसके बाद आगे गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी में भिलंगना नदी, भागीरथी की मुख्य सहायक नदी भिलंगना नदी गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। गौमुख से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। आकाशगंगा पहली सहायक नदी है। फिर भोजघाट एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। रुद्रगंगा, केदार गंगा महत्वपूर्ण सहायक नदी है इसकी। इसके अलावा भैरव घाटी में जाड़ गंगा मिलती है, जो कि थांगला दर्रे से निकलती है। लंका नामक स्थल भागीरथी नदी के किनारे है। गंगोत्री में मुख्यतः कोई नदी नहीं मिलती है, लेकिन केदार गंगा और रुद्र गंगा के पास में गंगोत्री स्थित है। भागीरथी नदी के किनारे केदार गंगा और रुद्र गंगा के कुछ दूरी पर भागीरथी नदी से भागीरथी नदी, जहाँ पर केदार गंगा और रुद्र गंगा भागीरथी नदी में मिलती है, वहीं पर पास में गंगोत्री स्थित है, ये याद रखना आपको। मुखवा में हरी गंगा मिलती है। हरसिल में महत्वपूर्ण जालंधरी नदी मिलती है। झाला में सिया गंगा मिलती है। ये प्रश्न, इसमें से अधिकतर फैक्ट प्रीवियस ईयर में प्रश्नों के रूप में पूछे जा चुके हैं। गंगोरी में सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी अस्सी गंगा मिलती है, जो कि डोडीताल से निकलती है, जिसका उद्गम डोडीताल से। इसके बाद आगे प्रतापनगर में जलकुर नदी और गणेश प्रयाग में गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी भिलंगना नदी निकलती है। भिलंगना नदी की अगर हम बात करें तो भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि कई बार प्रश्न पेपर में आया हुआ है। खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। और इसमें आगे चलते हुए मेदे गंगा भिलंगना की एक सहायक है। फिर दो धर्मगंगा तथा बाल गंगा, दो सहायक नदियाँ बूढ़ा केदार में आपस में मिलती हैं। दो छोटी नदियाँ आपस में बूढ़ा केदार में मिलती हैं, धर्मगंगा और बाल गंगा। ये प्रश्न भी आया है कि धर्मगंगा तथा बाल गंगा का संगम किस स्थल पर होता है, तो बूढ़ा केदार है। फिर बूढ़ा केदार से ये आगे बाल गंगा के नाम से चलती हैं और घनसाली नामक स्थल पर भिलंगना से मिल जाती हैं। और आगे चलते चलते भिलंगना में एक दुग्ध गंगा मिलती है और गणेश प्रयाग नामक स्थल पर भिलंगना नदी भागीरथी नदी में मिल जाती है। इसके बाद कुछ दूरी पर चलते हुए यहाँ लगभग टिहरी डैम बना हुआ है, यहाँ पर जहाँ पर भिलंगना नदी का संगम भागीरथी से होता है, यहाँ टिहरी डैम बना हुआ है। इसके बाद आगे चलते हुए देवप्रयाग नामक स्थल पर अलकनंदा नदी, जो कि चमोली रुद्रप्रयाग होते हुए देवप्रयाग नामक स्थल पर भागीरथी नदी से मिल जाती है। तो ये भागीरथी नदी का तंत्र है, जो हमने थोड़ा शॉर्ट में देखा है और मुख्यतः ये रिवाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा है। एक बार आप इसे बुक से ज़रूर पढ़ें ताकि आपको इसकी और समझ आए। तो अब हम इसको फैक्ट से पढ़ते हैं। गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई 205 किलोमीटर है। तो भागीरथी नदी की जो कुल लंबाई है गौमुख से है और देवप्रयाग तक, जहाँ बेतक की अलकनंदा का संगम होता है, तो 205 किलोमीटर। गौमुख और गंगोत्री के बीच आकाशगंगा मिलती है। तो कहीं पर आकाशगंगा गौमुख में मिलती है, लिखा हुआ है कई बुक्स में, कहीं पर लिखा हुआ है कि आकाशगंगा गौमुख और गंगोत्री के बीच में कहीं पर मिलती है। केदार गंगा गंगोत्री के पास भागीरथी संगम बनाती है, तो ये भी
अलग अलग बुक्स में अलग है। कहीं केदार गंगा गंगोत्री के पास बनाती है, कहीं गंगोत्री से कुछ दूरी पर बनाती है। तो आपको दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट याद रख लेना है। गौमुख के साथ आकाश गंगा और गंगोत्री के साथ केदार गंगा, ये दोनों फैक्ट आपको आपस में ध्यान रखने हैं। रुद्र गंगा जो हमने अभी देखा, रुद्रगिरा ग्लेशियर से निकलती है और भागीरथी में मिलती है। जाड़ गंगा थांगला दर्रे से निकलती है, के पास हिमनद से निकलती है। केदार गंगा केदार ताल से निकलती है और अस्सी गंगा डोडी ताल से निकलती है। इन चारों का उद्गम स्थल याद होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इनमें से केदार ताल भी आया हुआ है, डोडी ताल भी आया हुआ है और थांगला दर्रा भी आया हुआ है। रुद्रगिरा ग्लेशियर मैंने नहीं देखा है, लेकिन शायद आया हो। टिहरी जनपद में भिलंग नदी और जलकुर नदी मिलती है, जबकि जलकुर नदी आपको पता है प्रतापनगर में मिलती है और भिलंग नदी आपका गणेश प्रयाग में मिलती है। तो ये आप समझ गए हैं। इसके बाद अगर हम भिलंगा नदी को देखें तो भिलंगा नदी टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि मैंने आपको बताया है। सबसे ज़्यादा बार पर परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है खतलिंग ग्लेशियर, जो कि भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम गणेश प्रयाग में होता है। तो ये आपको इसके बारे में आपने थोड़ा देख लिया। ये महत्वपूर्ण है, इसमें 205 किलोमीटर याद कर लेना, बाकी चीज़ें मैं बता चुका था। और ये देखिए एक बार भिलंगना नदी तंत्र फिर से देखिए। भिलंगना नदी आती है खतलिंग ग्लेशियर से, खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, यहाँ से आती है। फिर इसकी एक सहायक है मेदे गंगा, एक सहायक है बाल गंगा। तो जो बाल गंगा है इसकी सहायक, जो मेदे गंगा है वो तो कोई महत्वपूर्ण स्थल नहीं है वैसे, लेकिन जो बाल गंगा है वो मिलती है घनसाली में। लेकिन बाल गंगा दो धाराओं, बाल गंगा तथा धर्म गंगा का की संयुक्त धारा है, जो कि बुड्ढा केदार में बाल गंगा के नाम, बुड्ढा केदार के बाद बाल गंगा के नाम से आगे चलती है और ये घनसाली में आके भिलंगना से मिल जाती है। फिर भिलंगना आके चलते रहती है, तो इसमें दुग्ध गंगा भी इसकी सहायक नदी। तो भिलंगना की 3 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ मेदे गंगा, दुग्ध गंगा और बाल गंगा। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, जिसमें से कि घनसाली के पास बाल गंगा मिलती है और बूढ़ा केदार में 2 नदियाँ मिलती है, धर्म गंगा और बाल गंगा, जो कि बाल गंगा की 2 अलग धाराएँ हैं, जो संयुक्त रूप से बाल गंगा के नाम से जानी जाती है। तो ये भिलंगना नदी तंत्र भी आपने देख लिया। इसके बाद इसमें आगे चलते हैं। इसमें अगला नदी तंत्र है अलकनंदा। तो पहले हम इसको मैप पे देखते हैं, फिर इसमें फैक्ट पढ़ेंगे। देखो, अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो सतोपंथ ग्लेशियर भागीरथी खरा के अलग अलग वहाँ पे अलकापुरी बांक या कई सारी नाम आते हैं वहाँ पे। तो एक आपको ध्यान रखना है कि सतोपंथ ग्लेशियर इसका मुख्य उद्गम स्थल है। ठीक है, उसके बाद सरस्वती नदी केशव प्रयाग में मिल जाती है। इसमें केशव प्रयाग नामक स्थल पर सरस्वती नदी मिलती है। ठीक है, जो पहली महत्वपूर्ण नदी है इसकी, जहाँ पर कि आसपास माणा या भीमपुल भी है। ये इसकी जो माणा और भीमपुल की लोकेशन वो भी आसपास ही कहीं पर है। ठीक है, तो माणा के पास में केशव प्रयाग नामक स्थल पर सरस्वती नदी मिलती है। पहला यह प्रश्न परीक्षा में कई बार आया। फिर जो मुख्य बद्रीनाथ धाम है वहाँ पर ऋषिगंगा 2 मिलती है। देखो, ऋषिगंगा 1 अलग है, ऋषिगंगा 2 अलग है, तो यहाँ पे ऋषिगंगा 2 मिलती है, इसको भी याद रखना। फिर एक महत्वपूर्ण स्थल है गोविंद घाट, वहाँ पर लक्ष्मण गंगा मिलती है। अब जो लक्ष्मण गंगा है वो दो नदियों, दो धाराओं की संयुक्त धारा है, जिसमें से पहली धारा है भीमडार या हेमगंगा, जिसको भीमडार या हेमगंगा कहते हैं। दूसरी धारा है पुष्पावती। पुष्पावती आपका फूलों की घाटी से होते हुए बहती है। ठीक है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क से होते हुए बहती है। तो पुष्पावती और हेमगंगा या भीमडार गंगा मिलकर लक्ष्मण गंगा का निर्माण करती है, जो कि गोविंद घाट नामक स्थल पर मिलती है। यह प्रश्न भी पहले परीक्षा में आया हुआ है। फिर अगला स्थल है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग नामक स्थल पर पश्चिमी धौलीगंगा मिलती है। पश्चिमी धौलीगंगा की 3 महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ऋषिगंगा 1 गिरथी और कियोघाट। ऋषिगंगा 2 हमने बद्रीनाथ में देखी, ऋषिगंगा फर्स्ट यहाँ पर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विष्णु प्रयाग नामक स्थल पर ऋषिगंगा 1, कियोघाट और गिरथी 3 सहायक नदियाँ हैं, जो कि पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदियाँ हैं, और ये विष्णु प्रयाग पर आकर पश्चिमी धौलीगंगा के नाम से मिल जाती है अलकनंदा में। इसके बाद अलकनंदा की 3 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, जो परीक्षाओं में कई बार आया है, पाताल गंगा, विरही गंगा या विरथी। विरथी और गिरथी अलग है, गिरथी पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक है और विरथी अलकनंदा की सहायक नदी है। तो ये विरथी अलग है और गिरथी अलग है। तो विरही गंगा, विरथी या पाताल गंगा और अन्य गरुड़ गंगा, ये 3 अन्य नदियाँ हैं। चौथी नदी है बालखिलिया नदी, जो कि तुंगनाथ श्रेणी से लगभग, तुंगनाथ श्रेणी के पास से जिसका उद्गम होता है। ये अलकापुरी नामक स्थल पर मिलती अलकनंदा से मिल जाती है। इसमें अगर आगे आए हम, नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है।
कर्णप्रयाग में पिंडर नदी मिलती है, जो कि पिंडर नदी आपका पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। और इसकी सहायक नदी कफनी घाट तथा आटा घाट है, जिसमें से कि आटा घाट नदी दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और दूसरी कफनी घाट इसकी सहायक नदी है दूसरी। ये दोनों पिंडर नदी की सहायक नदियाँ हैं और पिंडर नदी कर्णप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिल जाती है। इसके बाद इसमें आगे रुद्रप्रयाग नामक स्थल पर मंदाकिनी नदी मिल जाती है, लेकिन मंदाकिनी नदी का अगर हम उद्गम देखें तो मंदाकिनी नदी का उद्गम चौराबाड़ी ग्लेशियर है। चौराबाड़ी ग्लेशियर के बाद मंदाकिनी नदी आगे बहते हुए, जब मंदाकिनी नदी आगे बहती है तो कालीमठ नामक स्थल पर इससे मधुगंगा मिलती है। इसके बाद मंदाकिनी नदी आगे बढ़ती है सोनप्रयाग नामक स्थल पर, इस पर सोनगंगा या वासुकी भी कई बार प्रश्न में आया हुआ है। तो वासुकी या सोनप्रयाग गंगा नामक स्थल सोनप्रयाग नामक स्थल पर या सोनगंगा या वासुकी गंगा मंदाकिनी से मिलती है। इसके आगे धूलगाड़ नामक नदी अगस्त्यमुनि नामक स्थान पर मंदाकिनी से मिलती है। और लास्ट में रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। इसके बाद श्रीनगर में प्रवेश कर टिहरी के देवप्रयाग नामक स्थान पर इसमें भागीरथी नदी आकर मिल जाती है, जिन्हें कि सास और बहू का संगम कहते हैं। इनका संगम को सास और बहू का संगम कहते हैं, जिसमें से सास भागीरथी है और बहू अलकनंदा है। अलकनंदा नदी की कुछ विशेष बातें हम अन्य देखें, एक बार इसको आप क्लियर देख लीजिए। केशवप्रयाग में सरस्वती नदी, बद्रीनाथ में ऋषि गंगा टू, गोविंद घाट में लक्ष्मण गंगा जिसकी कि 2 धाराएं हैं, हेम गंगा या पुष्पावती या भीमठार गंगा। ठीक है। विष्णुप्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा जिसकी कि ऋषि गंगा, कियो घाट और गिरती 3 सहायक नदियाँ हैं। आगे आते हुए इसमें हम देखेंगे पाताल गंगा, बिरही गंगा और गरुड़ गंगा या बिरथी भी कहते हैं बिरही गंगा को। ये तीनों इसकी सहायक हैं, जिनके कि स्थल इतने प्रसिद्ध नहीं हैं। लेकिन बालखिला नदी तुंगनाथ श्रेणी से बालखिला नदी जो कि अलकापुरी नामक स्थल पर अलकनंदा से मिल जाती है। इसके आगे नंदप्रयाग में मंदाकिनी नदी, कर्णप्रयाग में पिंडर नदी की 2 महत्वपूर्ण सहायक नदी कफनी घाट और आटा घाट, ये दोनों ही परीक्षा में आई हुई है। पिंडर नदी की दोनों सहायक नदियों का परीक्षा में पहले आए हुए प्रश्न है, तो इसलिए ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। कफनी घाट और आटा घाट की उद्गम होता है दूधातोली श्रृंखला से। इसके बाद रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है और मंदाकिनी नदी चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। रुद्रप्रयाग के कालीमठ नामक स्थल पर मधुगंगा मिलती है मंदाकिनी में। सोनप्रयाग नामक स्थल पर सोनगंगा या वासुकी गंगा मिलती है और अगस्त्यमुनि नामक स्थल पर धूलगाड़ मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर रुद्रप्रयाग में मिलती है, जिसके बाद यह टिहरी में प्रवेश कर देवप्रयाग नामक स्थल पर भागीरथी नदी से मिल जाती है। भागीरथी नदी से के साथ संयुक्त में होकर आगे गंगा के रूप में आगे बढ़ती है। तो ये आपकी अलकनंदा नदी का बेसिक और बहुत ही ज़रूरी आवश्यक फैक्ट्स हमने देखे हैं। अब इसको ऊपर लिखे फैक्ट्स में देखेंगे। अलकनंदा राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। देखो सबसे अधिक जो जिस नदी में जल की मात्रा सर्वाधिक है वो अलकनंदा है। यह चमोली के सतोपन शिखर से या अलकापुरी, बांक, हिमनद और सतोपन ताल से निकलती है। इसका दूसरा नाम विष्णु गंगा है। यह जो विष्णु गंगा इसका नाम है, ये रहता है विष्णु प्रयाग तक, जहाँ तक कि पश्चिमी धौली गंगा मिलती है। उसके बाद इसका नाम विष्णु प्रयाग नहीं रहता है, उसके बाद इसका नाम अलकनंदा ही हो जाता है। तो पहला फैक्ट आपका ये क्लियर है कि सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। और दूसरा इसका उद्गम कहाँ से। दूसरा सतोपन ताल या इसे क्षीर सागर भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 195 किलोमीटर है। भागीरथी की लंबाई थी 205 किलोमीटर, इसकी 195। इन दोनों को आप याद कैसे रखोगे कि जो सास है वो 200 + 5 है और जो बहू है वो 200 - 5 है। 200 - 5 195, 200 + 5 205। इन दोनों की लंबाई आपको ऐसे याद रह जाएगी। इसके बाद सरस्वती नदी देवताल से निकलती है और माणा के समीप केशवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। तो ये हमने देखा कि केशवप्रयाग में इसमें सरस्वती नदी मिल रही थी, जो कि कहाँ से निकलती है, देवताल नामक स्थल से इसका उद्गम होता है। तो माणा के समीप केशवप्रयाग। भीमपुल किस नदी पे, एक क्वेश्चन आएगा, तो वो भी सरस्वती नदी पे, क्योंकि माणा के पास में ही भीमपुल है, प्रसिद्ध भीमपुल है। आपको पता ही है कि जो भीम ने बनाया है, जो भी है। बद्रीनाथ में ऋषि गंगा 2 मिलती है, क्योंकि ऋषि गंगा 1 अभी दूसरी नदी है। ऋषि गंगा 2 बद्रीनाथ में मिलती है और नीलकंठ पर्वत से निकलती है। लक्ष्मण गंगा अलकनंदा में गोविंद घाट से मिलती है।
अलकनंदा में गोविंद घाट में मिलती है। लक्ष्मण गंगा अलकनंदा में गोविंद घाट में मिलती है, जो कि पुष्पावती नदी और हेमगंगा की संयुक्त धारा है। तो आपने देखा कि यहाँ से आ रही थी हेमगंगा या लक्ष्मण गंगा, और नीचे आ रही थी पुष्पावती नदी, जो कि मिलकर लक्ष्मण गंगा के नाम से गोविंद घाट में अलकनंदा से मिल रही थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियाँ देखो, कंचनगंगा, अमृतगंगा, सोनधारा, वसुधारा। ठीक है, तो ये ऊपर मैप में नहीं बनाई हुई है, लेकिन ये पेपर में आई हुई है शायद कंचनगंगा, तो इसलिए मैंने इसको रखा है यहाँ पे। इसके अलावा वसुधारा भी महत्वपूर्ण है। अमृतगंगा, सोनधारा हल्का देख लेना आप इसे। फिर अन्य जो अगली सहायक है पश्चिमी धौलीगंगा। तो पश्चिमी धौलीगंगा अलकनंदा नदी में विष्णुप्रयाग में मिलती है। ठीक है, विष्णुप्रयाग नामक स्थल पर अलकनंदा में पश्चिमी धौलीगंगा मिलती है। आपने मैप में देखा हुआ ही है। पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी गिरथी है। ठीक है, जो हमने देखा कि पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी कौन सी थी, गिरथी थी। ठीक है, गिरथी के अलावा एक तो ऋषिगंगा वन भी थी और दूसरा कियो घाट भी थी। ये 3 सहायक नदियाँ थी पश्चिमी धौलीगंगा की। ये इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी धौलीगंगा एक महत्वपूर्ण नदी है। गिरथी नदी किंगरी बिंगरी ताल से निकलती है। ठीक है, किंगरी बिंगरी दर्रे से, किंगरी बिंगरी दर्रे के पास से निकलती है। ऋषिगंगा रैणी गाँव के पास से निकलती है, और इस ऋषिगंगा में बाढ़ भी आई थी 2021 में। ठीक है, तो ये उस टाइम बहुत वहाँ पे एक डैम बह गया था। विष्णुप्रयाग तक अलकनंदा को विष्णुगंगा नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसको अलकनंदा कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि विष्णुप्रयाग तक तो इसे विष्णुगंगा कहते हैं, उसके आगे इसका नाम परिवर्तन हो जाता है। पश्चिमी धौलीगंगा के बाद अलकनंदा में विरही गंगा या बिरथी, जो मैंने कहा था कि बिरथी अलग है, गिरथी अलग है। बिरथी, गरुड़ गंगा, बाल किला। अब जो बाल किला है वो तुंगनाथ रुद्रनाथ श्रेणी से निकलती है और अलकापुरी नामक स्थल पर अलकनंदा से मिल जाती है। इसके आगे नंदाकिनी नदी नंदा घुघुटी से निकलती है और कहाँ पे मिलती है, नंदप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। इसका एक कहावत है नंदाकिनी नदी की, लेकिन नंदाकिनी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो नंदाकिनी नदी का जल क्या है, देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। पिंडर नदी, इसे कर्ण गंगा भी कहते हैं। ठीक है, यह कर्ण प्रयाग में मिलती है, इसलिए इसको कर्ण गंगा भी कहते हैं। राज्य में सर्वाधिक तेज प्रवाह वाली नदी, इसकी जो बहाव है वो बहुत तेज है। देखो, सर्वाधिक जल राशि वाली नदी तो आपका अलकनंदा है। सर्वाधिक जल तेज प्रवाह वाली नदी कौन सी है, पिंडर नदी है। इसकी सहायक नदियाँ, 2 महत्वपूर्ण सहायक नदी बताई थी मैंने, एक आटाघाट और एक कुफनी नदी, या मैंने इसको बताया था आपको भी, कफनी घाट या कुफनी घाट कहीं पे लिखा है। ठीक है, तो कफनी घाट भी कह सकते हैं इसे, कुफनी घाट नदी या कफनी घाट। परीक्षा में आया हुआ है, दोनों आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। फिर आगे मंदाकिनी नदी, जो रुद्रप्रयाग में मिल जाएगी, वो चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, गांधी सरोवर से निकलती है चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास। और इसकी सहायक नदियाँ हैं मधुगंगा, जो कि कहाँ पे मिलती है, अच्छा इसको यहाँ पे ऐसा रखना, मधुगंगा कालीमठ में मिलती है। ठीक है, सोन या बासुकी नदी सोनप्रयाग में मिलती है। ठीक है, पुनार नदी रुद्रप्रयाग। तो जो पुनार नदी है वो मंदाकिनी, पुनार नदी और अलकनंदा, ये तीनों रुद्रप्रयाग में मिलती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, पुनार रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो पुनार नदी रुद्रप्रयाग में, और धूलघाट नदी अगस्त मुनि में मिलती है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है। जो मैंने तीनों दिखाते हैं, यहाँ पे थोड़ा चिन्ह लगाना भूल गया हूँ मैं, कॉमा लगाना भूल गया हूँ यहाँ पे। तो ये ध्यान देना कि मंदाकिनी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, एक बार फिर से देख लो। मधुगंगा जो कालीमठ में आके मिलती है, सोन गंगा या बासुकी गंगा जो सोनप्रयाग में आके मिलती है, धूलघाट जो अगस्त मुनि में आके मिलती है, और मंदाकिनी स्वयं रुद्रप्रयाग में मिलती है। साथ में एक पुनार नदी भी है जो रुद्रप्रयाग में ही मंदाकिनी के साथ मिलती है। ठीक है, तो इसलिए रुद्रप्रयाग का पुराना नाम एक पुनार भी है। तो ये महत्वपूर्ण आपकी अलकनंदा नदी तंत्र है। और इस स्लाइड में जितने भी फैक्ट लिखे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% फैक्ट पे परीक्षाओं में आ चुके हैं, 1-2% जिनके आने की संभावना है वो भी मैंने इस स्लाइड में ऐड किए हुए हैं। तो आपको ये स्लाइड मिस नहीं करनी है, इसको हल्के में नहीं लेना है, इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, ऐसी भागीरथी नदी की, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है अलकनंदा की। तो इसके बाद इसमें आगे चलते हैं। एक नयार नदी तंत्र है। नयार नदी तंत्र, नयार को नाद गंगा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नयार नदी है ये 2 नदियों से मिलकर बनी है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। ठीक है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार से मिलकर बनी है। इसका संगम पौड़ी के सतपुली नामक स्थल में होता है। ठीक है, पूर्वी नयार नदी दूधातोली के
जाखमौलीधार श्रेणी से निकलती है, जिसको स्यूसी या कैन्योर घाट कहते हैं। देखो, एक नयार नदी है, वो दो नदियों से मिलकर बनी हुई है, पूर्वी और पश्चिमी नयार। जो पूर्वी नयार है उसका नाम स्यूसी या कैन्योर घाट भी है, और जो पश्चिमी नयार है ये दूधोतोली श्रृंखला से, दोनों नदियाँ दूधोतोली श्रृंखला से ही निकलती हैं ये, ठीक है। तो ये जो नया पश्चिमी नयार है इसका नाम डाइजूली या श्योली घाट के नाम से निकलती है, और ये दोनों संयुक्त तो होती है कहाँ पे, पौड़ी के सतपुली में। तो आपको ये महत्वपूर्ण याद रखना है कि दोनों नयार नदी कहाँ पे मिलती है आपस में, दोनों नयार आपस में मिलती है पौड़ी के सतपुली में। इसके बाद आगे चलते हुए ये पौड़ी के पास ब्यास घाट के पास एक फूलचट्टी नामक स्थल है, जहाँ पर कि ये दोनों नदियाँ नयार और पश्चिमी नयार के नयार बनने के बाद यह गंगा नदी से मिल जाते हैं, ठीक है। गंगा नदी से मिलती हैं, बाईं ओर से गंगा नदी में मिलती हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। अब जो गंगा है अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन जहाँ पर देव प्रयाग है उसके बाद ये गंगा के नाम से भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। उसी में आगे नयार नदी सहायक नदी है गंगा की, ठीक है, जो कि अलग अलग दो धाराओं से मिलकर बनी है, पूर्वी और पश्चिमी नयार। नयार नदी का पौराणिक नाम नवालिका है, और पूर्वी नयार एक पश्चिमी नयार के संगम स्थल को वैंतिक तीर्थ भी कहा गया है पुराणों में, ठीक है। तो ये पुराणों की बात है, पुराण ग्रंथों में ये कहा गया है। अगर हम इसको मैप पर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए आप, देवप्रयाग के बाद जब एक गंगा नदी गंगा के नाम से आगे बहती है, इनकी संयुक्त धारा भागीरथी और उस नदी की, तो दूधातोली श्रेणी से दोनों नयार नदी निकलती है, ठीक है। ये पश्चिमी नयार हो गई, ये पूर्वी नयार हो गई, ठीक है। ये सतपुली में आपस में मिलती हैं, और उसके बाद फूलचट्टी नामक स्थल पर गंगा से मिल जाती है, ठीक है, गंगा नदी से मिलती है। और ये सारा जो नदी है, जो इनकी संयुक्त धारा है, ये सारी श्रीनगर के अंतर्गत बहती है, ठीक है। तो इसको आप देख लो, ये मैंने मैप में इसको दोबारा से जो जो इसकी सेकंड क्लास होगी नदियों की उसमें दिखाऊंगा, जो ये छूट रहा है अभी। तो ये नयार है, और ये पश्चिमी नयार है, ये पूर्वी नयार है, ठीक है। सतपुली में इन ये संयुक्त होती हैं, ये सतपुली हो गया, और ये हो गया आपका फूलचट्टी नामक स्थल पर ये गंगा से मिल जाती है, ठीक है। और ये दूधोतोली श्रेणी जहाँ से दोनों नदियाँ निकलती हैं। तो इस प्रकार इसका मैप होगा। ये मैप आप देखो, नदी की प्रैक्टिस तभी होगी जब आप थोड़ा बहुत मैप स्वयं से बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद यमुना नदी तंत्र पढ़ते हैं आगे। जहाँ तक यमुना नदी तंत्र की बात है, तो यमुना नदी तंत्र को पहले हम मैप पे देखेंगे। तो ये मैप है, लगभग यहाँ पर बंदरपूंछ के पास से यमुना नदी का उद्गम होता है, और इसमें कई सारी नदियाँ, बहुत सारी सहायक नदियाँ यमुना की, लेकिन हम बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहली हनुमान गंगा है। हनुमान गंगा लेकर भी ऐसे ही अलग अलग प्रश्न है। कहीं पर कहते हैं कि हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा मिलती है, कहीं पर कहते हैं कि खरसाली नामक स्थल पर मिलती है हनुमान गंगा, खरसाली का भी नाम आता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा प्रश्नों के अनुसार समझें, लेकिन मुख्य बात यह है कि यमुना की सहायक नदी है हनुमान गंगा। इसके बाद आगे चलते हुए नौगांव नामक स्थल पर इसमें कमल नदी मिलती है, और कमल नदी की जो ये घाटी है, इसे ये लाल चावल के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यमुना नदी आगे बढ़ते हुए लाखा मंडल नामक स्थल पर रिखनाड नदी यमुना नदी में मिल जाती है। लाखा मंडल नामक स्थल पर यमुना नदी में रिखनाड नदी मिलती है। फिर आगे चलते हुए एक अगलाड़ नदी जो कि यमुना की सहायक है, जिस पर कि मछमोण या मोण मेला बड़ा प्रसिद्ध है, जो कि अगलाड़ नदी पर लगता है। इसके बाद आगे चलते हुए कालसी नामक स्थल पर इससे टोंस नदी मिलती है। अब टोंस नदी के बारे में पढ़ेंगे हम। टोंस नदी दो धाराओं रुपिन और सुपिन से मिलकर बनी है। रुपिन आपका हिमालय की डोडरा श्रेणी से निकलती है, और सुपिन आपका स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर के पास से निकलती है, ठीक है, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। और ये डोडरा क्वार श्रेणी से निकलती है हिमाचल प्रदेश की रुपिन। तो रुपिन सुपिन दोनों नदियाँ संयुक्त होती है नेटवाड़ नामक स्थल पर। नेटवाड़ नामक स्थल पर दोनों नदियाँ संयुक्त होती है। उसके बाद इनकी संयुक्त धारा
टोंस या तमसा नाम से आगे बढ़ती है, टोंस या तमसा। फिर कुछ दूरी पर चलने के बाद देहरादून में जब ये प्रवेश करती है तो देहरादून में इसमें त्यूणी नामक स्थल पर, जो कि प्रसिद्ध है, त्यूणी नामक स्थल बहुत ही प्रसिद्ध है, पावर नदी आकर इसमें मिलती है। त्यूणी नामक स्थल पर इसमें पावर नदी मिलती है। और फिर त्यूणी के आगे ये इसमें कोई इतनी महत्वपूर्ण सहायक नदी नहीं है, और कालसी नामक स्थल पर यह यमुना से मिल जाती है। तो यह आपका टोंस नदी और यमुना नदी का अभी हल्का सा आपको आइडिया दिया है मैंने। इसके बाद इसमें देहरादून में रामपुर मंडी के पास आसन नदी आकर मिलती है, और आसन वेटलैंड आपको पता है ना, वो भी इसी के आसपास है। आसन वेटलैंड एरिया है, जो हमने उसमें पढ़ा था नेशनल पार्क वाली वीडियो में, कि आसन वेटलैंड के बारे में हमने पढ़ा था कि वो देश का रामसर साइट है। ठीक है, उसे रामसर साइट, कौन से नंबर का रामसर साइट, ये सब आपको याद होना चाहिए। रामपुर मंडी के बाद आगे चलते हुए ढालीपुर नामक स्थल पर यमुना राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक है, और फिर यह यमुना यूपी में आकर फिर गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो ये यूपी में अलग है, उत्तराखंड में अलग है, फिर यूपी में जाने से पहले ये अलग अलग राज्यों से होकर आती है। ठीक है, हरियाणा से होते हुए फिर ये कहीं उधर पहुंचती है, यूपी में गंगा नदी से मिलती है। लेकिन हमने अभी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसे पढ़ना है, तो हम पे इतना भी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो एक बार दोबारा से ध्यान दो, बंदरपुच के पास, ठीक है, यमुनोत्री कांठा से ये निकलती है। हनुमान गंगा इसकी सहायक नदी, जो हनुमान चट्टी या खरसाली नामक स्थल पर यमुना नदी से मिलती है। फिर कमल नदी महत्वपूर्ण नदी है, जो कि नौगांव नामक स्थल पर यमुना नदी से मिलती है। और कमल नदी को लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है, या पुरोला घाटी का वरदान इसे कहा जाता है। फिर आगे आते हुए लाखामंडल नामक स्थल पर रिखनाड़ नदी इसमें मिलती है, यमुना नदी में मिलती है। फिर अगलाड़ नदी एक प्रसिद्ध नदी है, जो कि मौन मेले के लिए प्रसिद्ध है, वह भी यमुना की सहायक है। और कालसी नामक स्थल पर इसमें टोंस नदी मिल जाती है। ठीक है, और उसके बाद इसमें आसन नदी मिलती है रामपुर मंडी नामक स्थल पर, और रामपुर मंडी से आगे ढालीपुर नामक स्थल पर यमुना से राज्य से यमुना बाहर हो जाती है। तो एक बार इसको पुनः देखिए आप, फैक्ट में इसको देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। यमुना नदी महान हिमालय के बंदरपुर पर्वत से, देखो अभी हम जो नदियाँ पढ़े हैं उसमें नयार नदी मध्य हिमालय से या लघु हिमालय से निकलती है, बाकी महान हिमालय की नदियाँ ही हम अधिकतर पढ़ रहे हैं। लघु हिमालय की नदियाँ अगली वीडियो में होंगी, अभी महान हिमालय की नदियाँ ही ज़्यादा हो रही हैं। तो महान हिमालय के बंदरपूछ पर्वत के दक्षिण पश्चिम ढाल पर, ये इतना याद नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना कि बंदरपूछ पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बस इतना याद रखना है आपको। पुराणों में यमुना को सूर्यपुत्री कहा गया है। ठीक है, सूर्यपुत्री कहा गया है, और यम की बहन कहा गया है, कृष्ण की पटरानी बताया गया। ठीक है, तो ये इसको बताया गया, लेकिन इसका जो अन्य प्रसिद्ध नाम फेमस है वो है कालिंदी। ठीक है, तो कालिंदी किस नदी का अन्य नाम है? यमुना का नाम है। दूसरा, यमुना की लंबाई कितनी? 136 किलोमीटर। हमने लंबाई किस किस नदी की देखी? भागीरथी 205, अलकनंदा 195, यमुना 136। अब तक हमने इनकी लंबाई याद की है। ठीक है, यह देखिए, इनकी तो बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य जो लंबाई होंगी मैं उसको टेबल फॉर्म में अगली वीडियो में कहीं लगाऊंगा। यमुना की सहायक नदियाँ अब देखो कौन कौन सी है। हनुमान गंगा, जो हमने देखी, खरसालिया हनुमान चट्टी के पास आके यमुना से मिलती है। बनान घाट हमने नहीं देखी, बट फिर भी एक बार पढ़ लेना है, क्या पता परीक्षा में जाए। कमल घाट हमने देखी है, इंपॉर्टेंट। खतनू घाट हमने नहीं देखी है, बट याद हल्के से देखना। लेकिन बर्नी घाट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लगाया उसमें मैप में नहीं लगाई हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो बर्नी घाट तो मत भूलना कोई। अगलाड हमने देखी है। भद्री घाट भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों मैप में नहीं लगाए हुए, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हें देख लेना आप, इसलिए कलर करी हुई है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मुंगरा घाट या गडोली घाट, तो ये भी आप देख सकते हो, ये भी मैंने महत्वपूर्ण घाट मुझे लगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यमुना की सहायक नदियाँ कुछ हमने यहाँ देखी और कुछ यहाँ पे देखी। यमुना एवं हनुमान गंगा संगम खरसाली के समीप होता है, जबकि हमने मैप में हनुमान चट्टी में बनाया हुआ। तो दोनों आपको याद रखना, दोनों याद रखना है, परीक्षा में जो आएगा उस हिसाब से इसको आंसर करना है। पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान कहा जाता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। कमल नदी लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। मौन मेले के लिए प्रसिद्ध अगलाड नदी यमुना के विकास नगर मार्ग पर पड़ने वाले यमुना पुल के पास मिलती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा हमने ये जो अगलाड नदी है वो हमने टिहरी के आसपास मिलाई है, तो इसको थोड़ा इधर करके विकास नगर, क्योंकि निकलती टिहरी के क्षेत्र से ही है, और अगलाड के पास विकास नगर के पास उससे मिलती है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो यमुना पुल के पास मिलती है, विकास नगर के मार्ग पर यमुना पुल है जो, उस पर उसके पास अगलाड नदी इसके लिए मिलती है। राज्य के अंदर यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस है। ठीक है, हमने कहा था टोंस है। टोंस कालसी के पास यमुना में मिलती है। ठीक है,
और टोंस की हमने जो देखा कि रुपिन सुपिन आके नेटवाड़ में मिलती है, जिनकी संयुक्त धारा टोंस या तमसा कहलाती है। फिर त्यूनी नामक स्थल पर टोंस से पावर नदी मिलती है और उसके आगे टोंस के नाम से चलती हुई या कालसी में यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो हमने देखा देहरादून में रामपुर मंडी के पास आसन नदी मिलती है और यमुना नदी ढालीपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है। तो ये सारे फैक्ट हम देख चुके हैं। इसमें जो फैक्ट लगाए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नदियाँ जो महत्वपूर्ण है और उसमें नहीं लगाई हुई थी, वो आपकी बरनी घाट और भद्री घाट और गडोली घाट है। ये 3 नदियाँ ऐसी है जो मैंने मैप में नहीं दर्शाई हुई हैं, क्योंकि मैप थोड़ा कंजेस्टेड होता है तो उसमें हर नदी को दर्शाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल है मैंने उसे दिखाया हुआ है, क्योंकि मैंने सिर्फ ये इतना मैप नहीं बनाया हुआ है, ये पूरा स्क्रीनशॉट है। फुल मैप जो मैंने बनाया हुआ है तो फ़िलहाल ये स्क्रीनशॉट है, इसलिए इसमें कम दिख रहा है। लेकिन जो फुल मैप है उसमें सारी नदियाँ एक साथ लगाई हुई है, तो इसलिए उसमें ऐसी हर नदी को लगाना पॉसिबल नहीं होता। इसके बाद थोड़ा टोंस के बारे में देख लो। ठीक है, टोंस नदी उत्तरकाशी के बंदरपूछ पर्वत के स्वर्गारोहणी ग्लेशियर से निकलने वाली सुबिन नदी और हिमाचल प्रदेश की डोडराक्वाड़ श्रेणी से निकलने वाली रुपिन नदी से मिलकर बनी है। पुराणों में इन नदी को जला और उपजला कहते हैं। ठीक है, तो जला कहते हैं सुपिन को, और उपजला किसे कहते हैं? जला कहते हैं सुपिन को, उपजला किसे कहते हैं? रुपिन को। ठीक है, इन नदियों को संगम मोरी के नेटवाड़ क्षेत्र में, ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि नेटवाड़ क्षेत्र में इनका संगम होता है। पावर नदी टोंस की सहायक नदी जो कि त्यूनी में आके मिलती है, तो मैंने मैप में दिखाया हुआ है। टोंस नदी उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी व डाक पत्थर के बीच यमुना मिल जाती है। तो ऐसा हमने कालसी पढ़ा हुआ है, तो कालसी याद रखना। देखो महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पे कि जब हमने यमुना पढ़ा तो यमुना की लंबाई 136 किलोमीटर और जो यमुना की सहायक है उसकी 148 किलोमीटर। तो ये एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसकी लंबाई मुख्य नदी से अधिक है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। तो इसलिए टोंस नदी की लंबाई हमेशा पूछेगा, और हो सकता है यमुना और टोंस की दोनों नदियों की लंबाई कथन में पूछे, क्योंकि इसका कारण है पूछे जाने का। यमुना मुख्य नदी है, उसके छोटे होने के बावजूद भी वो मुख्य नदी है, और टोंस नदी बड़ी है और सहायक नदी है, लंबाई में बड़ी है और सहायक नदी है। तो ये आपको रख लेना। टोंस की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है खूनी घाट, जो हमने दिखाई भी नहीं है, तो तुम रख सकते हो पावर नदी। ठीक है, जब हम किसी पे पावर का इस्तेमाल करेंगे, हम किसी को पावर से मारेंगे तो उसका खून निकल सकता है। तो पावर और खून दोनों कहाँ पे है? टोंस से है। ठीक है, इसके अलावा जो टोंस नदी है उसकी एक विशेषता है। देखो हमने देखा सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है वो है अलकनंदा। सर्वाधिक तेज प्रवाह वाली नदी है वो है आपका, कौन सी नदी है वो? पिंडर नदी। पिंडर नदी है। और सर्वाधिक वनाच्छादित नदी है, या ऐसा आता है कभी कभी, किस नदी के पास सबसे ज़्यादा वन बेसिन है, वन बेसिन क्षेत्र पाया जाता है? किस नदी की किनारों पर सर्वाधिक वन बेसिन पाया जाता है? तो वन बेसिन का मतलब किस नदी के पास ज़्यादा जंगल है, किसकी नदी के प्रवाह क्षेत्र में ज़्यादा जंगल है। तो वो आपका क्वेश्चन है, वो आंसर उसका टोंस नदी हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक वनाच्छादित वाली नदी कौन सी है? टोंस नदी है। दोनों प्रकार से आपको याद रख लेना है। तो ये हमारी अभी तक महत्वपूर्ण 3 नदियाँ हो चुकी हैं, 3 महत्वपूर्ण तंत्र हो चुके हैं। इसके बाद हम एक अगला नदी तंत्र पढ़ते हैं, काली नदी या शारदा नदी तंत्र। ठीक है, काली या शारदा नदी से बोलते हैं। देखो पहले इसको पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं, इसको फिर नीचे पढ़ेंगे। मैप में तभी से देखेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। स्कंद पुराण में से श्यामा कहा गया, तो पता है श्याम में से काला ही होता है, तो श्यामा काली को ही बोलेंगे, इतना टफ नहीं है। पौराणिक रूप से काली नदी का जल पवित्र नहीं है। ठीक है, तो नंदाकिनी नदी का जल भी पवित्र नहीं था। ठीक है, और इसका भी पवित्र नहीं है। ठीक है, नंदाकिनी नदी में भी लिखा था ना कि इसको चढ़ाया नहीं जाता है। देखते हैं सर, देखो सर्वाधिक तेजी है। ये देखो नंदाकिनी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है, और ऐसी काली नदी का जल भी क्या पवित्र नहीं माना जाता। ठीक है, या जास्कर श्रेणी के पास, तो जास्कर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपु लेक के पास काला पानी नामक स्थल से निकलती है। ठीक है, तो काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? काला पानी या ब्यास आश्रम नामक स्थल से, मुख्यतः काला पानी। ठीक है, और यह काकागिरी पर्वत के समांतर, काकागिरी पर्वत ये वाला है जो भारत और नेपाल की बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो काकागिरी पर्वत के समांतर भारत और नेपाल की सीमा बनाते हुए बहती है। ठीक है, ये भी है। काली नदी राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल, जिसकी लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर। बिल्कुल आपको ये याद रखना है, 252 किलोमीटर भी, और राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी काली नदी, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। काली नदी के लिए यह कहावत प्रचलित है कि काली में जाना मृत्यु को निमंत्रण देना है। तो काली का याद रखना काल से, काली में जाना मतलब काल है। ठीक है, काली में जो जाएगा उसका काल आएगा, ऐसे ऐसे इसको याद रख सकते हो। इसलिए लिखा है क्योंकि आजकल आयोग कुछ भी पूछ सकता है, तो ऐसे कथन पूछने के चांसेस रहे हैं। मुझे एक बुक में ये एक फैक्ट मिला तो मैंने उसमें लिख दिया। काली नदी पिथौरागढ़ के बाद
चंपावत के पूर्णागिरि तीर्थ से होकर टनकपुर के ब्रह्मदेव मंडी के पास शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। ठीक है, और नेपाल में जाने के बाद, नेपाल में इसका शारदा नाम रहता है, उसके बाद ये आगे जाते हुए इसका नाम, जब ये पुनः भारत में प्रवेश करती है तो सरयू करके इसका नाम हो जाता है। और फिर सरयू ये अयोध्या के पास से होते हुए, आपने देखा ना जो रामायण में सरयू है, अयोध्या के पास में सरयू नदी थी, तो वही यही वाली सरयू है। अयोध्या होते हुए फिर ये गंगा नदी में मिल जाती है आगे। ठीक है, तो ये आपको गंगा नदी के तंत्र में, जब आप इंडियन ज्योग्राफी में गंगा नदी पढ़ोगे तो वहाँ आपको ये ज़्यादा मिलेगा इस सरयू नदी के बारे में। तो ये दूसरी सरयू नदी है। अभी एक सहायक नदी इसकी भी है सरयू नदी, वो अलग है, लेकिन ये काली का ही नाम सरयू पड़ जाता है जब वो नेपाल से होकर पुनः यूपी में प्रवेश करती है। तो हम इसको देखते हैं, काली नदी की सहायक नदियों के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो देखो काली नदी यहाँ पर, ये आपको पता है कि ये विवाद भी चला था, लिपू लेक है, काला पानी विवाद बोलते हैं इसे, क्योंकि लिपू लेक के पास ये काला पानी नामक स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ से काली नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ से काली नदी का उद्गम होता है अलग अलग धाराओं में, और ये विवाद यहीं पर हुआ था, नेपाल और भारत का विवाद है, इस काला पानी विवाद बोलते हैं। ठीक है, देखिए काली नदी के बारे में जब हम देखेंगे तो सबसे पहले इसकी एक सहायक नदी है कुठियांगटी। थोड़ा देखने में टेढ़े में दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मैप ऐसा ही है उत्तराखंड का यहाँ पे। तो एक कुठियांगटी नदी है जो कि गुंजी नामक स्थल पर काली नदी से मिलती है। पहले याद रखना आपको, कुठियांगटी नदी गुंजी नामक स्थल पर काली नदी से मिलती है। कुठियांगटी की जो सहायक नदी है, ठीक है, संगचुमना, निरकुट और थुमका, इसको फुलों में याद रखना है, संगचुमना, निरकुट, थुमका, संगचुमना, निरकुट, थुमका, संगचुमना, निरकुट, थुमका, 2-3 बार बोलोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, तो गुंजी नामक स्थल पर कुठियांगटी नदी मिलती है, और जो कि 3 सहायक नदियों संगचुमना, निरकुट और थुमका, इन 3 नदियों से मिलकर बनी हुई है। इसके बाद आगे आएंगे हम तो एक दूसरा खेला नामक स्थल है, यहाँ पर पूर्वी धौलीगंगा आती है। देखो पश्चिमी धौलीगंगा अलकनंदा की सहायक है, और पूर्वी धौलीगंगा काली नदी की सहायक नदी। तो पूर्वी धौलीगंगा खेला नामक स्थल पर काली नदी में मिलती है, जिसकी सहायक नदियाँ हैं जो पहले जो पूर्वी धौलीगंगा है, वो 2 धाराओं, लिस्सर और दारमा, 2 अलग अलग धाराओं से संयुक्त रूप से मिलकर बनी है। ठीक है, ये संयुक्त रूप से मिलकर बनी पूर्वी धौलीगंगा है, जिसकी सहायक नदियाँ सेलियांगटी और कुंचित, कुन कुन कंचुतिच, ठीक है, या कुंचित भी से कहीं कहीं लिखा है, तो इसको आप याद रख लेना, कंचुतिच या सेलियांगटी इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं, और लिस्सर और दारमा इसकी धाराएं हैं, जिनकी संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, पूर्वी धौलीगंगा। और ये कहाँ पर मिलती है, खेला नामक स्थल पर। फिर काली नदी आगे चलते हुए जौलजीबी, जो कि प्रसिद्ध स्थल है, आपको पता है जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ में का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। यहाँ पर गौरी गंगा निकलती है इससे। ठीक है, और गौरी गंगा जो उद्गम स्थल है वो है मिलम हिमनद इसका उद्गम स्थल है। गोंखा गाड, सुनकल्प या रामल नदी तथा मदकानी नदी, ये 3 सहायक नदियाँ हैं गौरी गंगा की। ठीक है, ये मुख्य नदी है, पीली वाली है गौरी गंगा, जो कि जौलजीबी में आके काली नदी से मिल रही है। और इसकी सहायक नदियों में कौन कौन है, गोंखा घाट, सुनकल्प या रामल नदी और मदकानी, ये 3 इसकी सहायक नदियाँ हैं। देखो एक दिन याद नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला है कि ये जो नदी तंत्र है आप एक दिन में मत पढ़ना, बहुत ज़्यादा नदियाँ लगेंगी फिर, और अलग अलग दिन पढ़ोगे इसे तो आसानी से याद हो जाएगा। एक दिन आप 2 नदी तंत्र पढ़ से ज़्यादा मत पढ़ना। मैं एक वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ ताकि बार बार अलग अलग वीडियो ना ढूंढनी पड़े इसकी, लेकिन आप लोग इसको अपने माइंड के अनुसार पढ़ोगे, क्योंकि जब बहुत सारे फैक्ट आ जाते हैं तो आप एक दिन में उसे याद ना करें। आपको कोशिश करनी चाहिए कि फैक्ट वाला टॉपिक थोड़ा बिखर के पढ़ा जाए, एक ही दिन में सारा ख़त्म ना किया जाए। हाँ, जब जिसका एग्ज़ाम 1-2 दिन बाद है वो इस वीडियो को देख सकता है, उसको रिवाइज़ के लिए एक वीडियो देखना ज़रूरी है। लेकिन जो अभी शुरुआत कर रहा है या जिसने अभी नदी तंत्र जिसको समझ में नहीं आया, तो उसको ये अलग अलग दिन पढ़नी चाहिए, और यहाँ के साथ साथ बुक से भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर फैक्ट लिखना, हर नदी को दर्शाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कितनी बार मैंने ये मिटाया होगा तब जाके ये मैप बना होगा, कितनी बार इसमें ऊपर नीचे किया होगा, जगह बनाई होगी, तब जाके ये कहीं फाइनल मैप आया होगा। तो इसमें कम से कम नदियाँ दिखाई हुई हैं। ठीक है, तो अभी देखो क्या क्या हुआ। काली नदी में अभी तक हमने देखा काला पानी से निकली गुंजी नामक स्थल पर कुठियांगटी नदी मिली, खेला नामक स्थल पर पूर्वी धौलीगंगा नदी मिली, और जौलजीबी नामक स्थल पर गौरी गंगा मिली। ठीक है, गौरी गंगा का उद्गम स्थल है मिलम, जो कि पहले प्रीवियस ईयर में आ चुका है, मिलम नामक स्थल से। और गौरी गंगा की सहायक नदी है गोंका घाट, सुनकल्पा, रामल या मदकानी, जबकि पूर्वी धौलीगंगा की सहायक नदियाँ सेलियांगटी और कुंचित। और पूर्वी धौलीगंगा की 2 संयुक्त धाराएं हैं, दारमा और लिस्सर। ठीक है,
और कुठियांगटी की 3 संयुक्त नदियाँ 3 सहायक नदियाँ हैं, थुमका, निरकुट और संगचुमना। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, संगचुमना, निरकुट, थुमका, ये याद हो जाता है, फ्लो में याद हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही याद करते हैं। इसके बाद इसमें आगे चलेंगे, जौलजीबी के बाद पंचेश्वर नामक स्थल पर महत्वपूर्ण सहायक नदी सरयू मिलती है, ठीक है। अब सरयू नदी को पहले देख लो। सरयू नदी भी यहाँ पर झुंडी नामक स्थल से, सरमूल के पास झुंडी नामक स्थल से इसमें निकलती है, उद्गम स्थल लेता है। इसमें गोमती नदी मिलती है बागेश्वर के पास, ठीक है। तो सरयू और गोमती का संगम कौन सा स्थल है? बागेश्वर। ये आपको याद रहना चाहिए कि सरयू और गोमती का कौन सा है? बागेश्वर है। फिर सरयू नदी आगे आगे चलती है, सरयू नदी आगे चलते हुए काकरी घाट नामक स्थल पर इसमें पनार नदी मिलती है, ठीक है। पनार नदी मिलती है इसमें काकरी घाट नामक स्थल पर। काकरी घाट प्रसिद्ध है, स्वामी विवेकानंद इधर आए हुए थे, तो प्रसिद्ध है काकरी घाट, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि जो हमारी सरयू नदी है झुंडी नामक स्थल से निकलती है, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है गोमती, जो कि बागेश्वर नामक स्थल पर सरयू से मिलती है। फिर सरयू नदी आगे चलती है और काकरी घाट नामक पर इसमें कौन सी नदी मिल जाती है? पनार, ठीक है। इसके आगे चलने पर रामेश्वर नामक नदी पे देखो, राम और राम, तो रामेश्वर में कौन मिलेगी जिसका नाम राम से होगा? पूर्वी रामगंगा, क्योंकि पश्चिमी रामगंगा आपकी अभी हमने पढ़ाई नहीं है, लेकिन दूधतोली पर्वत श्रृंखला से निकलेगी, वो हम मध्य हिमालय की नदियों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूर्वी रामगंगा हो गई। पूर्वी रामगंगा कहाँ पर मिलेगी? रामेश्वर तीर्थ में। किससे मिलेगी? सरयू से मिलेगी, ठीक है। पूर्वी रामगंगा की 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ जो कि परीक्षा में कई बार आ चुकी हैं, भोजपत्री घाट और कालापानी घाट। तो इंपॉर्टेंट है भोजपत्री घाट और कालापानी घाट किसकी सहायक नदी हैं? पूर्वी रामगंगा की। इसके बाद पंचोसन नामक स्थल पर सरयू नदी काली नदी में मिल जाती है। इसके बाद चूका चंपावत में लदिया एक नदी मिलती है, जो कि उत्तराखंड में काली नदी की अंतिम सहायक नदी है लदिया, ठीक है। और लदिया नदी के पास में मीठा रीठा साहिब भी है। मीठा रीठा साहिब नामक स्थल पर लदिया से राटिया नामक नदी मिलती है, और कोइराला भी एक इसकी सहायक नदी है, किसकी? लदिया की। और चूका चंपावत, चूका स्थल है चंपावत में, वहाँ पर आकर लदिया नदी काली नदी में मिल जाती है। इसके बाद आगे चलते हुए ब्रह्मदेव मंडी से काली नदी आगे बहती है और नेपाल में ये शारदा के नाम से प्रवेश करती है, और नेपाल के बाद यूपी में ये सरयू के नाम से आगे चलती अयोध्या होते हुए ये फिर उसके बाद गंगा में मिल जाती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो ये आपका काली नदी तंत्र का मैप से रहा। अब हम इसको फैक्ट से पढ़ेंगे और इसको फाइनल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अब देखो इसमें देखो, जो कुठियांगटी नदी है, हमने देखा कुठियांगटी नदी, ठीक है, ये लंपिया धुरा से निकलती है, लिखा था बुक में तो मैंने इसको यहाँ पे रखा है। लंपिया धुरा नामक स्थल से निकलती है और कहाँ पर? गुंजी नामक स्थल पर किससे? काली नदी से मिलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? संगचुमना, निरकुट और थुमका। 3 नदी मैंने फुलों में बताई है, कुठियांगटी की, संगचुमना, निरकुट और थुमका, ठीक है। इसके बाद जो पूर्वी धौलीगंगा नदी है, वो लिस्सर और दारमा नामक 2, ऐसा आ रही थी ना, लिस्सर और दारमा नामक 2 संयुक्त धाराएं, ठीक है। उसके बाद आगे चलकर ये खेला नामक स्थल में मिल रही थी, और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी थी? सेलियांगटी या नानदारमा, और सेलियांगटी या नानदारमा। नानदारमा का हमने दूसरा नाम देखा था वहाँ पर, नानदारमा का हमने कौन सा देखा था? नानदारमा अलग है यहाँ पर, ये कुंचित अलग है, ठीक है, कंचुतीच अलग है। तो ये भी देख लेना, नानदारमा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो मैं वहाँ नहीं दिखाया है हमने, ठीक है। तो नानदारमा इंपॉर्टेंट है। खेला नामक स्थल पर कौन सी मिलती है? पूर्वी धौलीगंगा। देखो ऊपर पहले मिली गुंजी में कुठियांग, और खेला नामक स्थल पर पूर्वी धौलीगंगा मिल गई है, ठीक है। इसके बाद आगे आएंगे, गौरी नदी मैंने बोला था मिलम हेमनद से निकलती है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। तो मिलम हेमनद से, इसकी ट्रिक क्या है कि देखो मैं गोरी लड़की से मिलूंगा, ठीक है, मैं गोरी लड़के से मिलूंगा, तो ऐसे मैंने तो ऐसे ही याद रखा है कि मैं गोरी लड़के से मिलूंगा। तो ये है मिलम हिमनद से निकलती है। गोरी प्रारंभ में गोरी और रामल ये सुनकल्प घाट से मिलकर बनी है, ठीक है। तो सुनकल्प या रामल घाट इसकी सहायक नदी है, ये याद रखना। और जौलजीबी के पास है आके काली नदी से मिल जाती है, ठीक है। जो अन्य सहायक नदी है हमने यहाँ पर देखी, देखो गोरी नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? गोंखा घाट, संकल्प या रामल और मदकानी, ठीक है। और जौलजीबी में आकर ये मिल गई है किससे? काली नदी से। इसके बाद लदिया उत्तराखंड में अंतिम सहायक नदी है, ठीक है, जो कि गजार नामक स्थल से निकलती है। लदिया नदी गजार नामक स्थल से निकलती है, ये मैंने वहाँ पे नहीं दिखाया, यहाँ देख लेना आपसे। लदिया नदी के पास मीठा रीठा साहिब में राटिया नदी का संगम होता है, राटिया नदी का लदिया से, ठीक है।
फिर कोइराला भी इसकी सहायक नदी है। और बाद में जाके ये आगे देखो पहले क्या होता है, ये लदिया नदी निकल रही है यहाँ पर रीठा मीठा साहिब में। यहाँ पर कौन सी नदी मिलती है, राटिया नदी मिलती है। फिर आगे कोइराला एक और सहायक नदी है, और फिर अंतिम में ये जाके मिल जाती है कहाँ पर, चूका चंपावत में ये नदी मिल जाती है किससे, काली नदी से। इसके बाद सरयू, जो कि इससे ऊपर है, वैसे लिखने में गड़बड़ हो गई है, सरयू पहले है, नदियाँ बाद में, ठीक है। क्योंकि सरयू अंतिम सहायक नदी है, अंतिम लिखा है यहाँ पर, अंतिम सहायक नदी पेपर में आ चुका है, ऐसे ही पूछिए सरयू कौन सी, मतलब अंतिम सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। तो अंतिम सहायक नदी कौन सी, सरयू। अब देखो सरयू काली नदी को सर्वाधिक जलराशि, ठीक है, काली नदी की सबसे महत्वपूर्ण उपसहायक नदी भी यही है। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी, सरयू के कितने सारे प्रश्न हैं, ठीक है। सर्वाधिक जलराशि देने वाली काली नदी को कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक पवित्र नदी, तथा जो सरयू नदी का उद्गम होता है सरमूल के पास झुंडी नामक स्थल से होता है, झुंडी नामक स्थल से होता है। 146 किलोमीटर बहने के बाद पंचेश्वर में ये काली नदी से मिल जाती है, ठीक है। सरयू बैजनाथ तीर्थ से भी होकर गुजरती है, और रामचरितमानस में इसको मानस नंदिनी कहा गया है, ठीक है। और सरयू की हमने सहायक नदी भी देखी थी, गोमती, जो कि बागेश्वर नामक स्थल पर किससे मिल रही थी, सरयू से मिल रही थी। और गोमती नदी की घाटी को कत्यूर घाटी कहते हैं। जब बागेश्वर में गोमती नदी आ रही थी, यहाँ से सरयू आ रही थी, और ये बागेश्वर में मिल रही थी, तो जो ये इसकी घाटी है इसको कत्यूर घाटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए बैजनाथ तीर्थ से होकर बहती है, और अच्छा कत्यूर घाटी कहते हैं गोमती नदी को, गोमती नदी की घाटी को, ठीक है। बैजनाथ बैराज में से गरुड़ गंगा मिलती है, तो ये तो इसकी गोमती की सहायक नदी है गरुड़ गंगा। लेकिन महत्वपूर्ण आप ये याद रखना कि गोमती है सरयू की सहायक नदी, जो कि बागेश्वर नामक स्थल पर सरयू से मिलती है। और जो गोमती नदी का जो घाटी है उसको बोलते हैं कत्यूर घाटी के नाम से बोला जाता है, ठीक है। पूर्वी रामगंगा भी इसकी एक सहायक नदी है, जो कि नामिक तथा पॉन्टिंग हिमनद से निकलती है। 108 किलोमीटर बहने के बाद रामेश्वर तीर्थ में सरयू से मिलती है। मैंने कहा था ना राम राम, तो राम और राम, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं मैंने बोला था ये परीक्षा में आ चुकी है, भोजपत्री घाट और कालापानी घाट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरल घाट भी याद रख लेना, ठीक है। तो ये काली नदी का इम्पोर्टेंट देख लो, एक बार सरयू फिर से देख लो, क्योंकि काली नदी बड़ा कन्फ्यूजन करेगी आपको, तो एक बार फिर से देख लो। इसमें देखो ये जो सरयू नदी आ रही है यहाँ पे, ये बागेश्वर नामक स्थल पर इससे गोमती नदी मिल रही है, ठीक है। ये गोमती नदी मिल रही है बागेश्वर नामक स्थल पर। अब जो गोमती के पास ये जो स्थल है ना, गोमती के अगल बगल जो ये घाटी है, इसको बोलते हैं कत्यूर घाटी, ठीक है। कत्यूर घाटी हमारी ऐतिहासिक घाटी है, इतिहास से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये है। फिर पनार नदी मिलती है इसमें काकरी घाट में। फिर पूर्वी रामगंगा भी सरयू की सहायक नदी, जो कि रामेश्वर तीर्थ में किससे मिल जाती है, सरयू से मिलती है। और भोजपत्री घाट, काला पानी घाट और एक और बैरल घाट, ये तीनों किसकी है, पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी है। और फिर सरयू के नाम से आगे बढ़ते हुए पंचेश्वर नामक स्थल पर सरयू नदी किससे मिल जाती है, काली नदी से मिलती है। ऐसे ही चूका चंपावत में जो लदिया नदी मिलती है वो गजार नामक स्थल से निकलती है, ठीक है, गजार नामक स्थल से निकलती है। फिर राटिया नामक की नदी इसमें मिलती है मीठा रीठा साहिब में। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है कि मीठा रीठा साहिब के पास कौन सी नदी आकर लदिया नदी में मिलती है, तो वो राटिया है। और कोइराला नदी किसकी सहायक है, वो भी लदिया की सहायक नदी है, ठीक है। और चूका चंपावत में आकर ये किससे मिल जाती, काली से। और लदिया नदी क्या है, अंतिम सहायक नदी है उत्तराखंड में इसकी। इसके बाद ब्रह्मदेव मंडी, चंपावत के पास ब्रह्मदेव मंडी नामक स्थल से काली नदी राज्य से बाहर हो जाती है, ठीक है। तो ये काली नदी तंत्र हो चुका है इम्पोर्टेंट। अब हमारे पास गंगा नदी तंत्र तथा लघु हिमालय की से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ बची हैं, छोटी छोटी नदियाँ, जिनको छोटी छोटी नदियाँ, और उनके लिए एक अलग वीडियो ज़रूर लगेगी। इसके अलावा जो लंबाई है इनकी, जो नदियों के बारे में अन्य फैक्ट हैं, उसके लिए भी अलग वीडियो अवश्य उसकी ज़रूरत है एक, क्योंकि वो इसी सारा फैक्ट इस वीडियो में डालना इतना पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण फैक्ट है, और इसको आप 2 पार्ट में देख सकते हैं या 3 पार्ट में देख सकते हैं। अगर ये वीडियो 60 मिनट की है तो आप 20-20 मिनट का अलग अलग टाइप में देख सकते हैं। और पॉसिबल हो कि अगर आपको आप 1 घंटे उत्तराखंड पढ़ें तो आपने 20 मिनट अगर नदी तंत्र पढ़ लिया है, तो उसके अलावा 40 मिनट आप अन्य चीज़ें पढ़ें। इसको एक दिन में एक छोटा पार्ट करके पढ़ें, सारा एक दिन पढ़ने की कोशिश ना करें। जब भी कोई फैक्ट वाला चैप्टर हो या कुछ भी हो, वो एक साथ याद नहीं हो सकता है, उसको आपको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। मैंने वीडियो इसलिए एक बनाई क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाने से वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कम से कम आपको मुख्य नदी तंत्र आपको पता होगा कि एक वीडियो में है, उसके बाद आप जब मर्जी तब इसे देख सकते हैं, जितना चाहे उतना देख सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना। अब आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।